हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है और इसका सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। और आज मैं लाइफ साइंस का जो आपका अंतिम चैप्टर है पर्यावरण एवं उसके संसाधन, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। तो ये मैं इसमें 2 वीडियो बनाऊंगा आपका चैप्टर नंबर 5 के लिए। ये पार्ट 1 वीडियो हो रहा है, पार्ट 2 वीडियो भी कल मैं अपलोड कर दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहले से ही जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग बिना वक्त गंवाए हुए शुरू करते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए अंतिम चैप्टर लाइफ साइंस के लिए, जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आसान भाषा में इसको लिखा गया है, एक एक प्रश्न का डिस्कस किया गया है। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत हेल्प मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, उसका नाम क्या है? पर्यावरण एवं इसके संसाधन। पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक बात मैं बता दूं, इसको हैंड रिटन ये नोट्स है तो हो सकता है कहीं कहीं पर मात्राएं थोड़ी भूल होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पहले ही बोल देता हूं। पर्यावरण क्या है? तो देखिए पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक इन 2 वस्तुओं से मिलकर बना है और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही जो हो गया हमारा पर्यावरण होता है। पर्यावरणीय संसाधन कहने से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरणीय संसाधन क्या है कि उस वस्तु या स्रोत को संसाधन कहते हैं जिन पर मानव को लंबे समय तक निर्भर रहना पड़ता है। माने जिन पर मानव जो है लंबे समय तक निर्भर रहता है उसे ही पर्यावरणीय संसाधन कहते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की जिस शाखा में जीवधारी और उसके वातावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे ही पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। 4 नंबर देख लेते हैं। फिर से एक बार बता दूं, ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द बनेगा, यानी कल बन जाएगा। जीवधारी प्रकृति द्वारा कैसे संगठित किए जाते हैं? तो प्रकृति जीवों की जननीय, पालनहारी और विनाशक है। जीव भी प्रकृति का उत्पादक, उपभोक्ता यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा है तत्व है। प्रकृति द्वारा उत्पन्न जीव पेड़ पौधों, पशु पक्षी और मानव पर्यावरण की गोद में पलते हैं और अपनी आपसी क्रियाकलाप के द्वारा प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इस परस्पर संबंध को जीवन का आधार कहा जाता है, क्योंकि बिना जीव प्रकृति का मूल्य नहीं है और बिना प्रकृति का जीवन संभव नहीं है। इस तरह दोनों मिलकर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऑक्सीजन चक्र क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन चक्र बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुमंडल में O2 की मात्रा 21% है। जिस व्यवस्था के कारण यह मात्रा स्थिर बनी रहती है उसे ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। ऑक्सीजन चक्र अवशोषण और मुक्त होने से वायुमंडल में इसका अस्तित्व बना रहता है, जिससे वायुमंडल में O2 घटता बढ़ता रहता है। O2 का संतुलन निम्न रूपों में पूर्ण होता है। देखिए O2 का अवशोषण, 1 नंबर जीवों के श्वसन के लिए, 2 नंबर वस्तुओं के जलने के लिए, विद्युत विसर्जन के लिए, 4 नंबर धातुओं एवं अधातुओं के ऑक्साइड के निर्माण में। इस प्रकार वायुमंडल में O2 की जो कमी होती है, माने इस तरह O2 जो होता है ऑक्सीजन कम होता है वायुमंडल से। O2 का मुक्त होना, 1 नंबर प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 मुक्त होकर वायुमंडल में जाती है। O2 का मुख्य स्रोत प्रकाश संश्लेषण है। 2 नंबर विद्युत विसर्जन के समय वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प विघटित होकर O2 मुक्त करता है। 3 नंबर ओजोन यानी O3 बोला जाता है, गैस पराबैंगनी किरणों द्वारा विघटित होकर वायुमंडल में O2 मुक्त करती है। इस प्रकार वायुमंडल में O2 का संतुलन बना रहता है। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो किसी समय वायुमंडल में व्याप्त जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आबादी किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र या स्थान पर एक समय विशेष में एक या
अनेक जातियों के जीव की संख्या को आबादी कहते हैं। प्रवासन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रवासन जब जीव वस्तु अपना वास स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं, उसे ही प्रवासन कहते हैं। स्पर्धा किसे कहते हैं? तो स्पर्धा जीव अपने आप को बचाए रखने के लिए नियंत्रण नई नई उपाय खोजने का प्रयास करता है और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, इसे ही स्पर्धा कहते हैं। जन्म दर को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो जन्म दर देखिए, तो जन्म की संख्या बटा निर्धारित समय। मृत्यु दर को कैसे परिभाषित किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों VVI लिखिएगा। तो मृत्यु का दर बराबर मृतकों की संख्या बटा निर्धारित समय। समुदाय किसे कहते हैं? तो किसी विशेष स्थान पर वास आपस में मिलजुल कर रहने वाले जीवों को समुदाय कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला की विशेषताएं हैं, प्रत्येक भोजन का आरंभ उत्पादक से होता है। खाद्य श्रृंखला को प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा खर्च होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अधिक और उसके बाद क्रमशः कम होते जाते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य जाल परितंत्र में सभी श्रृंखलाएं एक स्तर पर एक दूसरे से संबंधित रहती है। इस तरह एक जाल जैसी रचना बनती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरित होकर उत्पादक स्तर में प्रवेश, अतः वहां से उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता स्तरों में स्थानांतरित एवं रूपांतरित होने की क्रिया को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न रूपों में संपन्न होता है। 1 नंबर, ऊर्जा का पृथ्वी सतह पर पहुंचना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का केवल 42% भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। बाकी ओजोन स्तर, जलवाष्प, धूल कण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। परितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होना यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंची ऊर्जा का कुछ भाग चट्टानों द्वारा टकराकर वापस लौट जाता है तथा शेष भाग को हरे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे वे भोजन का निर्माण करते हैं और कुछ भोजन वे संचित करके रखते हैं। केवल ऊर्जा का 1% अंश ही पेड़ पौधे संचित करके रखते हैं। ऊर्जा का उपयोग, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके जल और CO2 की सहायता से, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हीं भोज्य पदार्थों में प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, जो सजीवों में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता है। और देख लीजिए, सजीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण, सबसे पहले ऊर्जा उत्पादक के रूप अन्य उपभोक्ताओं में भोज्य पदार्थ के साथ ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। 17 नंबर देखिए प्रश्न, लिंडमैन के नियम को लिखो। इनके अनुसार प्रत्येक जैविक स्तर पर ऊर्जा का मात्र 10% भाग ही सजीव के शरीर में संचित हो पाता है। शेष ऊर्जा मल मूत्र तथा ताप के रूप में निकल जाती है। जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? तो सजीवों के शरीर के गठन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों का वातावरण से सजीवों में आना तथा पुनः सजीवों से वातावरण में जाने की क्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। 19 नंबर, जैव भू रासायनिक चक्र का महत्व लिखो। तो जैव भू रासायनिक चक्र का महत्व निम्न है। पृथ्वी पर सजीवों के अस्तित्व बना रहता है। 2 नंबर, इस चक्र द्वारा सजीवों को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति होती है। 3 नंबर, इस चक्र द्वारा परितंत्र को संतुलित बनाए रखा जाता है। 4 नंबर, इन चक्रों द्वारा वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं मिट्टी में तत्वों का संतुलन हमेशा बना रहता है। 20 नंबर देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन मानव जीवन जिसका उपयोग करके अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसे ही संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? सौर्य,
ऊर्जा, वायु, जल, भूमि, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तालाब समुदाय किसे कहते हैं? तो तालाब में रहने वाले विभिन्न जातियों को सम्मिलित रूप से तालाब समुदाय कहते हैं। और देखिए परजीवीता किसे कहते हैं? इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने में। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।